आज हम आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 12 का मॉडल पेपर समझाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी की कॉपी में कैसे लिखें और किस प्रश्न में कितना लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए नोट दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी स्टूडेंट्स 15 मिनट तक पेपर को ठीक से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही पेपर को हल करें, क्योंकि प्रश्न को अगर समझेंगे नहीं अच्छे से तो फिर हल नहीं ठीक से कर पाएंगे, उसका आंसर गलत कर देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका आंसर होगा निभाग बीजांड में पाया जाता है। तो देखिए ये जो चित्र हम दिखा रहे हैं ये एक बीजांड का चित्र है, एक प्रारूपिक बीजांड का चित्र है, संरचना है। इसमें देखिए ये वाला निभाग होता है। तो निभाग कहाँ पाया जाएगा? बीजांड में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1972 में पारित हुआ था, पहला ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पुरुष से संबंधित है? इसमें से क्या पुरुष से संबंधित है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, गोलियां, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ट्यूबेक्टोमी औरतों से संबंधित है क्योंकि ये नलबंदी होती है, और वैसेक्टोमी पुरुषों से संबंधित है क्योंकि ये नसबंदी होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा पहला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या है? जीन प्रारूप, गुणसूत्र, गाल्जी काय, जीन। तो देखिए गुणसूत्र हो सकता था अगर जीन ना होती, तो गुणसूत्रों पर ही जीन पाया जाता है, इसलिए इसमें इकाई होगा जीन, क्योंकि यहाँ पर इकाई पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला, दूसरे का है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है। देखिए मैंने लिख कर रखा हुआ है, इसी तरह से आप कॉपी पर उत्तर संख्या डालेंगे, उत्तर संख्या 2, और इधर डालेंगे 2 का पहला है तो का, फिर डालेंगे हेडिंग लिंग संलग्न गुण। इसमें बताएंगे प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों से संबंधित होते हैं। इन्हीं लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण अथवा लिंग संलग्न गुण कहा जाता है। चाहे आप लक्षण कहिए चाहे गुण कहिए, बात एक ही होती है। तो इतना लिख देंगे। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है लिंग संलग्न लक्षण पर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर आगे प्रश्न में पूछा गया था कि किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुण के नाम बताइए। तो लिंग संलग्न, देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम बताइए। तो नाम में क्या होगा? वर्णांधता और हीमोफीलिया लिंग संलग्न गुण या लिंग संलग्न लक्षण होते हैं। वर्णांधता और हीमोफीलिया पर दोनों पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता की परिभाषा देखिए मैंने लिख कर रखा हुआ है, इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे 2 का खा। बहुभ्रूणता, जब एक बीज में 1 से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। कोई एक बीज है उसमें 1 से अधिक बीज उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो 2 आभासी फलों के नाम लिखना है। 2 आभासी फल कौन से होंगे? स्ट्रॉबेरी आप बता सकते हैं और सेब बता सकते हैं, जो वास्तव में फल नहीं हैं, केवल आभास होता है कि फल हैं। जैसे सेब है तो पुष्पासन से विकसित होता है, तो लगता है कि सेब है लेकिन है वास्तव में क्या? पुष्पासन, इसलिए आभासी फल हो गया। ऐसे ही स्ट्रॉबेरी है। इस तरह से आप नाशपाती भी बता सकते हैं, काजू भी बता सकते हैं, जो वास्तव में फल नहीं होते हैं लेकिन फल जैसे महसूस होते हैं, आभास होता है, इसलिए आभासी फलों के नाम इसमें आप स्ट्रॉबेरी, सेब, और अलग से बताना चाहें तो नाशपाती, काजू बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले, देखिए एक नंबर के क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो आपको लिखना पड़ेगा। तो जलीय परागण करने वाले 2 पौधे, हेडिंग डाल देंगे बढ़िया से, सुंदर से हेडिंग डाल करके, और आंसर संख्या कौन सी है ये भी डालेंगे ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो जलीय परागण करने वाले वेलिसनेरिया और सिरिटोफिलम, वेलिसनेरिया और सिरिटोफिलम जो हैं ये जलीय परागण करने वाले 2 पौधे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं?
परिवार नियोजन की स्थायी विधियों के बारे में बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से लिखेंगे, आंसर संख्या जरूर डालेंगे सही से ताकि अच्छे नंबर मिले, नंबर कटे ना। फिर हेडिंग डालेंगे परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। अगर हेडिंग डालकर उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। परिवार नियोजन की स्थायी विधियों के अंतर्गत बंध्याकरण आता है। बंध्याकरण क्या है? जिसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को ऑपरेशन द्वारा काट कर बांधा जाता है। जो शुक्रवाहिनियां होती हैं उनको ऑपरेशन के द्वारा काट कर बांध दिया जाता है। जैसा कि चित्र में हम दिखा रहे हैं, देखिए ये पुरुष की शुक्रवाहिनियां हैं, इनको काट कर ऑपरेशन के द्वारा बांध दिया गया है। और ऐसे ही स्त्रियों में अंडवाहिनी को काट कर बांध देते हैं। और स्त्रियों में देखिए फैलोपियन जो नलिका है, जो अंडवाहिनी है, इसको काट कर बांधा गया है। तो इस तरह से स्त्रियों में अंडवाहिनी यानी ये बांध्याकरण किया जाता है। अब पुरुषों में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब पुरुषों में शुक्रवाहिनी को काट कर बांधा जाता है तो इस प्रक्रिया को नसबंदी कहा जाता है, या अंग्रेजी में वैसेक्टोमी कहा जाता है। नसबंदी या अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वैसेक्टोमी। ये किस में होती है? पुरुषों में होती है। देखिए अभी विकल्पी प्रश्न में था ये। तथा स्त्रियों में इसे नलबंदी कहते हैं। और स्त्रियों में क्या कहते हैं? नलबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों में क्या कहेंगे? नलबंदी या ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों में नसबंदी या वैसेक्टोमी कहा जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है, इसके द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और इसका नियंत्रण कैसे होगा? तो देखिए हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 3 और डालेंगे इधर 3 का डालने के बाद लिखेंगे एंट अमीबा से होने वाली बीमारी। एंट अमीबा से पेचिस अथवा डिसेंट्री रोग हो जाता है। पेचिस अथवा डिसेंट्री या इसे ही अमीबिएसिस रोग भी कहा जाता है। एंट अमीबा से क्या होता है? पेचिस रोग हो जाता है। यह रोग संदूषित जल व भोजन से होता है। अगर भोजन संदूषित है, प्रदूषित है, उससे संदूषित जल है, गंदा जल है, तो उससे पेचिस नामक रोग हो जाता है। फिर पूछा गया था इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? तो व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाकर इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। यानी स्वच्छता के द्वारा इसे हम बच सकते हैं। जैसे गंदगी की रोकथाम करके, कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी है उसकी रोकथाम करके बच सकते हैं। जल की शुद्धता को बनाए रखें, इसके लिए क्या करेंगे? जल को उबाल कर पिएं, जिससे हम बच जाएंगे। खाने वाली वस्तुओं का धोकर खाएं, जैसे फल है, सब्जी है, इनको धोकर खाना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहजीविता और परजीविता में अंतर स्पष्ट करना। तो देखिए सहजीविता एवं परजीविता में अंतर हेडिंग डाल देंगे, अंडरलाइन करेंगे। आप चाहें तो लाइन खींच करके अलग अलग अंतर लिख सकते हैं छोटे क्लासों की तरह से। या सहजीविता हेडिंग डालिए और लिखिए जीवों के बीच की वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दो जातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीविता कहते हैं। यानी ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दो जातियों के जीव एक दूसरे के साथ में रहते हैं और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, सहजीविता कहलाती है। और फिर था परजीविता। तो परजीविता में दो जातियों के जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन, पोषक तो परजीविता में क्या होगा? दो जातियों के जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन, पोषक अथवा होस्ट से प्राप्त करता है। इस संबंध में परजीवी को लाभ लेकिन पोषक को हानि होती है, इसे परजीविता कहा जाता है। तो परजीविता यानी परजीवी, तो एक जीव जब दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण करता है, तो उसे ही परजीवी कहा जाता था। परजीविता क्या हो गई? रहने वाले हो गए। इसलिए कहा गया दो जातियों के जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन, पोषक जो उस पर रह रहा होस्ट से प्राप्त करता है, यानी जिस पर वो रह रहा है वो क्या हुआ? पोषक हो गया। इस संबंध में परजीवी को लाभ लेकिन पोषक को हानि होती है। तो जो जीव रह रहा है उसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन जिस पर रह रहा है उसकी हानि हो रही है, इसे ही परजीविता कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोडान और एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर। कोडान पे डालेंगे हेडिंग आनुवांशिक कूट के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है।
कोडान कहलाता है। कोडान किसे कहा जाता है? आनुवांशिक कूट के 3 विशिष्ट न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम या क्षारकों का वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, कोडान कहलाता है। तो ये ट्रिपलेट या त्रिक कोडान भी कहे जाते हैं। इन्हीं को ट्रिपलेट भी कहते हैं या ट्रिक कोडान भी कहा जाता है। जैसे UAA, UGA, UAG, ये क्या हैं? तो कोडान होते हैं। फिर एंटीकोडान में क्या है? ये tRNA की एक छोर पर पाया जाने वाला 3 क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम है। कहाँ पाया जाता है? tRNA के एक छोर पर पाया जाने वाला 3 क्षारकों का न्यूक्लियोटाइडों का विशिष्ट अनुक्रम है। यह mRNA पर उपस्थित उस कोडान का संपूरक होता है जिस पर किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल की सांकेतिक सूचना स्थित होती है। यह पेप्टाइड बंध बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर आप लोग कोडान एवं एंटी कोडान पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। इसी तरह से परजीविता और सहजीविता पर भी पूरे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और एंटमीबा पर भी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है, इस पर भी वीडियो पर चैनल अपलोडेड है। फिर भी जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो डालेंगे उत्तर संख्या 3 अगर दूसरे पेज पर पहुंच गए हैं, और इधर डालेंगे 3 का घात, ताकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको कोई परेशानी ना हो। तो ग्रीन हाउस प्रभाव हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। यानी इस प्रभाव के द्वारा वातावरण में जो गैसें हैं वो तापमान को कुछ अधिक बनाने में, अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसें कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जलवाष्प और मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ठंडे मौसमों में उष्ण कटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए उनको जिस कांच के आवरण में रखा जाता है, यानी ठंडे मौसमों में उष्ण कटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए उन्हें जिन कांच के आवरण में रखते हैं उसी आवरण को ग्रीन हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट करना है। तो देखिए हेडिंग डालने के इधर 3 का अंगा है ये। और वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थों में मलमूत्र और अतिरिक्त कूड़ा करकट और नगरों से बहकर आने वाला जल सम्मिलित रूप से वहित मल कहलाता है। यानी अपशिष्ट पदार्थ हो, उसमें मलमूत्र हो। अपशिष्ट पदार्थों में कौन कौन से? मलमूत्र, कूड़ा करकट, नगरों से बहकर आने वाला जो जल होता है, ये सब मिला करके क्या कहलाता है? वहित मल कहलाता है। और इस वहित मल में उपस्थित ठोस कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। जो ठोस कार्बनिक पदार्थ उसमें होते हैं उनको सड़ाने में, खत्म करने में इन सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। इसीलिए देश में बड़ी संख्या में वहित मल उपचार संयंत्र लगाए जा रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर और 4 का है पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी लिखिए कीजिए। तो पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी चलिए देख लेते हैं। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, तो इसके विषम युग्मजी पौधों में जब स्वपरागण कराया गया, विषम युग्मजी का मतलब होता है गुणसूत्रों में अलग अलग प्रकार के लक्षणों के जीन्स मौजूद हों, तो उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। तो जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया गया तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। यानी एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो जिन लक्षणों का पृथक्करण होता है ये एक निश्चित अनुपात में होता है। इसीलिए स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी F1 में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, वो पृथक पृथक ही रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं अथवा अलग अलग हो जाते हैं, मतलब युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है।
जाता है। यानी जो पृथक्करण का नियम है इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खा नंबर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी देख लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का एक प्रमुख चरण है। यदि आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसमें चित्र सहित समझाया हुआ है। तो पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसके बाद जानेंगे कि जेल क्या है। तो यदि कोई सामान्य व्यक्ति है या क्रिमिनल व्यक्ति है, उसके डीएनए को प्राप्त किया जाता है, तो चाहे उसके खून से, वीर से, त्वचा से, बाल से, कहीं से भी डीएनए प्राप्त किया जाए तो उस डीएनए को आणविक कैंची के द्वारा काटा जाता है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटा जाता है। और आणविक कैंची का वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जब डीएनए को आणविक कैंची से काटते हैं तो उन डीएनए टुकड़ों को एक विशेष विधि के द्वारा छाना जाता है, यानी डीएनए खंडों को एक विशेष विधि के द्वारा छानते हैं और इसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। मतलब डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को छानने की तकनीक ही इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। अब जेल क्या है ये जान लेते हैं। ये जो जेल है, जेल से क्या करते हैं कि जेल के द्वारा ही डीएनए के फ्रेगमेंट को मूव कराते हैं। तो सामान्य रूप से एगारोज जेल प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः क्या करते हैं कि एगारोज जेल का प्रयोग करते हैं और यह एगारोज जेल समुद्री शैवालों से प्राप्त एक प्राकृतिक बहुलक होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक होता है अथवा समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है, सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं। यह जेल नेचुरल पॉलीमर होता है और इस जेल के द्वारा ही डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मूव कराते हैं। बता दें कि इस जेल में छानने की क्षमता होती है और कभी कभी एगारोज जेल के स्थान पर पॉलीएक्रिल एमाइड जेल का भी उपयोग किया जाता है। यानी एगारोज जेल के स्थान पर क्या करते हैं कि पॉलीएक्रिल एमाइड जेल का भी उपयोग करते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का ग, मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं? यानी मरुद्भिद पौधों के अनुकूलन बताना है। एडाप्टेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट के बारे में बताना है। 3 नंबर का है, चलिए जानते हैं। तो अधिकांश मरुद्भिद पौधे आकार में छोटे व बौने होते हैं। जितने भी मरुद्भिद पौधे होते हैं, जितने भी लगभग में जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं अथवा बौने होते हैं और शुष्क व तेज चलने वाली वायु के प्रभाव से बचे रहते हैं। चूंकि ये छोटे होते हैं, बौने होते हैं, इसीलिए जो शुष्क और तेज चलने वाली वायु होती है उसके प्रभाव से बच जाते हैं। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचने के लिए मरुद्भिद पौधों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है जड़ों में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन रूट। जड़ों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं? पहला पॉइंट है, इन पौधों की जड़ें प्रायः सुविकसित व अत्यधिक शाखित हो जाती हैं। यानी जो इनकी जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, वो अधिक विकसित हो जाते हैं। सुविकसित का मतलब खूब सारी उसमें जड़ें फैल जाती हैं और अत्यधिक शाखित हो जाती हैं, बहुत सारी में शाखाएं निकल आती हैं और भूमि में अधिक गहराई तक पहुंचकर जल का अवशोषण करती हैं। तो यह है मूलरोम बहुत अधिक संख्या में होते हैं। यानी ऐसे पौधे जो मरुद्भिद होते हैं, जड़ों में अगर उनके अनुकूलन हो रहा है तो उनमें मूलरोम बहुत अधिक संख्या में होगा। जैसे कौन सा? नागफनी में आपने देखा होगा। फिर आते हैं तनों में अनुकूलन, यानी एडाप्टेशन इन स्टेम। तो पहला है, कुछ मरुद्भिद पौधों में तना भूमिगत प्रकंद या घन कंद होता है, यानी राइजोम या कॉर्म होता है। प्रतिकूल अवस्थाओं में वायवीय भाग सूख कर गिर जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है और अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर बहुवर्षीय भूमिगत तने से नई वायवीय प्ररोह निकलती है। फिर अगला है घीक्वार, एगेओ यानी जंगली केवड़ा जो होता है, यक्का, नागफनी आदि के तने वायवीय, मांसल व सरस होते हैं। मरुद्भिद वृक्षों के तने काष्ठीय होते हैं। जितने भी जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो लकड़ीदार होते हैं, काष्ठीय होते हैं, जिन पर छाल की मोटी परत होती है। अगला पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इन तनों पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। यानी वाष्पोत्सर्जन कम हो इसके लिए तने पर एक क्यूटिकल की परत होती है, जिस ताकि पानी बाहर की ओर भाप बनकर ना उड़े। पत्तियों में कैसे अनुकूलन होता है, अर्थात एडाप्टेशन इन लीव्स कैसे होता है? पहला है घीक्वार, जिसको एलोवेरा कहा जाता है, घीक्वार तथा एगेओ या जंगली केवड़ा भी इसको कहते हैं।
तो में पत्तियां सरस, मांसल व मोटी होकर श्लेष्म तथा जल संचित रखती हैं। श्लेष्म में जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसे श्लेष्म कहा जाता है। जैसे हमारे नाक से निकलता है तो उसे श्लेष्म कहते हैं, तो वैसे ही श्लेष्म इसमें भी संचित हो जाता है, जल संचित रखती हैं। श्लेष्म और जल दोनों संचित रखती हैं। मोटी हो जाती है तो उसमें श्लेष्म में चिपचिपा पदार्थ भी होता है और जल भी संचित रहता है। एक तो ये अनुकूलन हो गया। फिर दूसरा है बरगद, पीपल, कनेर की पत्तियां चर्मी व मोटी हो जाती हैं। चर्मी जैसे चढ़ जाती है तो मोटी हो जाती हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को कम करती हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को रोकने के लिए कई पौधों की पत्तियां अल्प विकसित हो जाती हैं, पूरी तरह से विकसित ही नहीं होती हैं, छोटी व सूल व कंटकों में रूपांतरित हो जाती हैं। और कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल अधिक नहीं उड़ेगा, तो जल बचा रहेगा। जैसे नागफनी है, यूफोरबिया है, कुस्कुटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का घ, एंटीबायोटिक को परिभाषित कीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की और पेनिसिलिन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 3 चीजें बताना है। डेढ़ नंबर का है, पहला 1 नंबर का, फिर डेढ़ नंबर का है। तो चलिए जानते हैं एंटीबायोटिक क्या है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित ऐसे पदार्थ जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित पदार्थों को एंटीबायोटिक कहा जाता है, ऐसे पदार्थ जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। फ्लेमिंग ने 1928 में इस प्रतिजैविक की खोज की थी। कब? 1928 में। महत्व देख लेते हैं। तो पेनिसिलिन आज व्यापक रूप से एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जा रही है। व्यापक रूप से एंटीबायोटिक की तरह से प्रयोग करते हैं और इस एंटीबायोटिक का प्रयोग रोगाणुओं के संक्रमण के इलाज में किया जाता है। रोगाणुओं के संक्रमण के इलाज में। 2 नंबर है अंडाणु जनन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो को देख सकते हैं। और वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए चित्र वाटसन और क्रिक का डीएनए द्विकुंडली मॉडल है, आप देख करके बना सकते हैं। फिर है नर पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो नर पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र मैंने दिखाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आप वहां पर नर जनन तंत्र का चित्र बना देंगे। फिर 5 का घ है आवृत बीजी पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। भ्रूण के विकास का वर्णन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने हेडिंग डाल करके लिखा हुआ है आवृत बीजी पौधे में भ्रूण का विकास। तो निषेचन के बाद अंडाणु कोशिका अपने चारों ओर सेल्यूलोज की एक मोटी भित्ति बना लेती है। जो निषेचन हो जाता है तो अंडाणु कोशिका जो होती है, जो जायगोट होता है, वो अपने चारों ओर सेल्यूलोज का एक मोटी भित्ति बना लेता है, जिसे oospores कहते हैं। जब सेल्यूलोज की भित्ति बन जाती है उसे क्या कहा जाता है? oospore कहा जाता है। और ये oospore सबसे पहले 2 असमान कोशिकाओं में बंट जाता है। जो स्पोर है ये स्पोर सबसे पहले क्या होता है, 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से बढ़ जाता है और अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा आधारीय निलंबक कोशिका और भ्रूणीय कोशिका 2 कौन से भाग में बटा? एक अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा आधारीय निलंबक कोशिका में और दूसरा भ्रूणीय कोशिका में बटा। 2 भाग हो गए। भ्रूणीय कोशिका या एम्ब्रियोनल सेल जो होती है और दूसरी क्या है, निलंबन सेल या सस्पेंसर सेल बड़ी होती है। जो एम्ब्रियोनल सेल है ये छोटी होती है और जो सस्पेंसर सेल है ये बड़ी होती है। अतः भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन और निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। भ्रूणीय कोशिका में अनुदैर्ध्य और निलंबक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधारी कोशिका विभाजित होकर 8 से 10 कोशिकाओं की एक तंतुवत रचना बनाती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, विभाजित होकर के 8 से 10 कोशिकाओं की एक तंतुवत रचना बनाई हुई है, जिसे निलंबक या सस्पेंसर सेल कहते हैं। जिसे निलंबक कहा जाता है या सस्पेंसर कहा जाता है। जैसे जैसे निलंबक बढ़ता जाता है वैसे वैसे भ्रूणपोष में भीतर जाता है, यानी वो धक्का देता जाता है। वो आगे बढ़ता जाएगा तो वो धक्का देकर अंदर की ओर वो जाता रहता है और भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त करता है। निलंबक की आधारी कोशिका फूलकर चूस्कांग बनाती है
और ऊपरी कोशिका से मूलांकुर शीर्ष का निर्माण होता है। और भ्रूणी कोशिका पहले 4 फिर 8 कोशिकीय भ्रूण बनाती है। पहले 4 बनाती है फिर 8 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण करती है। भ्रूण की इस अवस्था को अष्टांशक या ऑक्टेंट कहते हैं। भ्रूण की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अष्टांशक या ऑक्टेंट, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। पश्च अष्टांतक हाइपोकाटिल तथा रेडिकल्स बनाती है और अग्र अष्टांशक बीजपत्र तथा प्रांकुर बनाती है। और इस प्रकार से 16 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं? इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो भी बड़ा हो जाता है इसलिए हमने लिंक दे दिया है, आप लिंक से जाकर के देख सकते हैं। फिर बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। तो इस पर भी टिप्पणी का लिंक मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। फिर निम्न पर टिप्पणी लिखिए, थैलेसीमिया और टीआरएनए। तो टीआरएनए पर भी वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, थैलेसीमिया पर भी अपलोडेड है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, बैकक्रॉस और मानव जीनोम परियोजना। तो इन दोनों की टिप्पणी भी हमारे चैनल में अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो से देख सकते हैं। व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। तो पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक यानी रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में बताना है। फुल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर है, पारजीनी जंतु को परिभाषित कीजिए। थोड़ा यहाँ पर गलत छप गया है, यह है पारजीनी जंतु को परिभाषित कीजिए, ये कैसे विकसित किए जाते हैं? तो पारजीनी जंतु यानी ट्रांसजेनिक जंतु होता है। तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप लोग जाकर के पूरा डिटेल से समझ सकते हैं, देख सकते हैं।